तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उपसर्ग, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग समास भी शुरू करेंगे। तो उपसर्ग की हम लोग शुरुआत करेंगे कि हिंदी व्याकरण में उपसर्ग होता क्या है। इंग्लिश में हम इसको इंग्लिश में हम इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स। और फिर प्रत्यय को क्या बोलते हैं, सफिक्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग जो है वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे। मीन्स ये जो उपसर्ग है ये किसी शब्द के आरंभ में जुड़ता है, शुरू में जुड़ता है, ठीक है, पहले जुड़ता है और उसके मीनिंग को क्या करता है, बदल देता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिमान है, क्या है, तो अभिमान। तो यहाँ पे मान शब्द है, मान मीन्स महत्व, मान का मतलब महत्व किसी चीज का। और इसके आगे अगर लगा दिए अभी, है ना, अभिमान मतलब स्वयं को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझना, है ना, जो हूँ वो मैं ही हूँ और कोई नहीं, है ना। तो मान मतलब हुआ महत्व, और उसके पहले अगर हम अभी लगा दिए तो ये इसका मतलब हो जाता है घमंड करना कि भाई मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। फिर देखिएगा जैसे और भी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि होता है क्या कि एक शब्द है जिसका मतलब होता है पूत। पूत का मतलब हुआ क्या, तो पूत का मतलब हुआ बेटा, ठीक है, पूत का अर्थ होता है बेटा। अब देखिए है क्या कि इसके आगे अगर हम लगा दिए क, क्या लगा दिए क, तो इसका मतलब हो गया बुरा बेटा। कैसा बेटा, बुरा, खराब बेटा, बुरा बेटा। यहाँ देखिए मीनिंग क्या हो गया, चेंज, मीनिंग चेंज हो गया। तो जब मीनिंग चेंज हो गया, जब अर्थ बदल गया, तो जब किसी भी शब्दांश के पहले, जब किसी भी शब्दांश के पहले कोई शब्द अगर लगा दिया गया, तो अगर किसी शब्द के पहले किसी शब्दांश को लगा दिया जाता है ना, और अगर उसका मीनिंग बदल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उपसर्ग जो है वो कहाँ लगता है, तो आरंभ में। उपसर्ग लगता कहाँ पे है, आरंभ में लगता है, शुरू में लगता है। देखिए हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी में टोटल होता है 10 उपसर्ग। मुख्य रूप से हिंदी में कितने उपसर्ग हम लोग मानते हैं, 10। आ है, आ के जगह पर अन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। का है, इसके जगह पर कु का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अध है, औ है, और औ के जगह पर हम लोग अब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि आप लोग जब आपको जब पढ़ाया जाता है, ठीक है, जब आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा, उसके बाद फिर क्या है कि आपको पीडीएफ जो है वो भी डाल दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको बताई जा रही है ये आप जरूर आप कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। आप चाहे तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, लिखते भी जाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको लिखवाया जा रहा है। साथ साथ अगर हम पीडीएफ का बात करें तो वो आपको दे दिया जाएगा। फिर लिखा है नी, और क्या है, भर, सु है, सा है, उन है, दू है और बिन है। तो हिंदी में कितने उपसर्ग हो गए, 10 उपसर्ग है। आ, अन है, का है, कु है, अध है, औ है, अब है, नी है, भर है, सु, और सु के जगह पर सा का इस्तेमाल हो सकता है, उन है, दू के जगह पर दुस का इस्तेमाल हो सकता है, दुर का इस्तेमाल हो सकता है ना, ये सब। देखिए आ लिखिएगा या अन लिखिएगा, या तो आप आ लिखिए या तो आप क्या लिखिएगा, अन लिखिएगा। तब दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि जैसे एक शब्द है अनमोल, क्या शब्द है, तो अनमोल। तो मोल है और मोल के आगे लगा हुआ यहाँ पर क्या है, मोल के आगे लगा हुआ है बाबू अन, अन उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अनपढ़, पढ़ के आगे क्या लगा है, तो अन लगा है। अछूता, छूता के पहले क्या लगा है, तो आ लगा है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, उपसर्ग हैं। फिर देखिए कपूत में कौन सा उपसर्ग है, तो पूत के पहले क्या है, तो का है। इसी प्रकार से कुपुत्र, कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, तब कु। अगर आप यहाँ देखते हैं तब का और कु, का के जगह पर यहाँ पर कु का भी इस्तेमाल किया गया है। का के जगह पे किसका इस्तेमाल किया गया, तो कु का। अध पका, पका के आगे क्या लगा है, अध, अध मरा, मरा के पहले अध। अवघुट, सॉरी अवगुण,
गुण के पहले क्या लगा हुआ है, अब। फिर है औ घट, घट के पहले क्या लगा है, औ। तो देखिए होता है क्या कि शब्दों के पहले क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, और जब भी उपसर्ग लग रहा है तब उसका मीनिंग बदला जा रहा है, मीनिंग एकदम चेंज हो जा रहा है। देखिएगा डर है, डर के आगे कौन सा उपसर्ग है, नी। डर का मतलब डरना है ना, उसके आगे नी लगा दिया, मतलब डरना नहीं हुआ कि नहीं, तो मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। फिर है निकम्मा, कम्मा मीन्स काम करने वाला, और इसके आगे नी लगा दिए, मतलब निकम्मा, कोई काम नहीं करने वाला, एकदम मीनिंग ही बदल गया। तो उपसर्ग वह शब्दखंड जो किसी हम लोग शब्द के पहले लगाते हैं और उससे उसका मीनिंग को बदल देते हैं। फिर देखिएगा कि ये तो हो गया, इसके अलावा और भी हमारे पास उपसर्ग है। जैसे देखिए हमारा है भरपेट, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भर उपसर्ग है। भरपूर, भरपूर में कौन सा उपसर्ग है, भर उपसर्ग है। उसी प्रकार से हमारा बाबू भरसक, भरसक में कौन सा उपसर्ग है, भर उपसर्ग है। फिर है हमारा बाबू सुजान, है ना, तो यहाँ जान के पहले क्या लगा है, सु लगा है। सपूत, पूत के पहले स उपसर्ग, परिवार के पहले स, है ना, सनाथ स। 79 में कौन सा उपसर्ग, उन, यहाँ भी उन, यहाँ भी उन। इसी प्रकार से दुबला है, दुर्बल है, दुगना है, बिन बोला और बिन देख। जब भी आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग तो आप मूल शब्द को पकड़िएगा, मूल शब्द के पहले जो भी लिखा रहेगा वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। देखिएगा जैसे एक सवाल पूछा जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो डायरेक्ट आप देख के बता रहे हैं कि दीदी इसमें यह उपसर्ग है, बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में कुछ ऐसा पूछेगा तो पता है क्या करिएगा, कुछ ऐसा शब्द है अगर डायरेक्ट अगर आपके पकड़ में उपसर्ग नहीं आएगा, पहले आपको क्या करना है कि उसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करिए, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद, अभी तो संधि विच्छेद आपको नहीं पढ़ाया गया है ना, फिर भी हम आपको समझाने की जरूर हम कोशिश करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा प्रत्येक में है क्या कि ता आधा है, ता हो जाएगा पूरा। यहाँ देखिए यह बना है और हर्षवई और आ के मेल से या बनता है, हर्षवई और आ के मेल से यह बनता है। तो यहाँ पर ता में लगाएंगे क्या, हर्षवी कर, फिर प्लस यहाँ पर ए कर की मात्रा है तो यहाँ हो जाएगा एक, ना कि आ लिखेंगे। तो प्रत्येक का हो गया क्या, तो प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। यहाँ देखिए प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया, कौन सा उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से और भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखेंगे पराजय, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो पराजय यहाँ से अजय है और यहाँ से आकार है, तब पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रवीण, प्रवीण में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है ना। इसी प्रकार से कहेंगे निराकार, निराकार में कौन सा उपसर्ग है, आकार के पहले नीरा लगा, निर लगा, इसमें निर उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम उपसर्ग को किस प्रकार से पहचानेंगे, ठीक है। और अब हम देखेंगे आगे बाबू प्रत्यय, ठीक है। तो हम प्रत्यय की ओर चलते हैं। प्रत्यय क्या होता है, तो बेसिकली उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय, अंतर बस इतना है कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश के आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है, बस यही हमारे पास अंतर है, ठीक है। तो प्रत्यय जो है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर दे, बदल दे। तो हमारा जो प्रत्यय है वो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, अंत में, और अंत में जुड़ करके वो मीनिंग को बदल देता है। बोलिए कैसे, तो देखिए ऐसे, एक शब्द लिखा गया है बाबू दर्शन, दर्शन मीन्स देखना, किसी चीज को देखना, इसमें लगा दिए ईय, अब बन गया दर्शनीय, मतलब देखने लायक, क्या हो गया, देखने लायक। देखिए जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि यह है दर्शन और यह है दर्शनीय। दर्शन मीन्स देखना किसी चीज को, और दर्शनीय कोई चीज देखने लायक होना, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा एक एक खेल, खेल तो संज्ञा हो गया जो खेला जाता है,
और दूसरा शब्द हो गया खिलाड़ी, खेल को खेलने वाला। खेल हो गया क्या कि जो खेल है खेला जाता है, संज्ञा है खेल। और खिलाड़ी जो खेल को खेलता है। दोनों ही शब्दों में अंतर है। ठीक है। तो होता है क्या कि प्रत्यय जब भी लगता है तो किसी शब्द के कहाँ लगता है, अंत में लगता है। इसके लिए आपको ये याद रखना है। अब प्रत्यय दो प्रकार के हैं। उपसर्ग का तो कोई प्रकार वहाँ था नहीं, लेकिन यहाँ पर बाबू प्रत्यय का प्रकार है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय जो है वो कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। प्रत्यय दो प्रकार का है। ठीक है। कृत और तद्धित प्रत्यय, कृत और तद्धित। पहला है बाबू हमारा कृत प्रत्यय। नाम से ही पता चल रहा है कृत है तो क्रिया के अंत में, कृत है तो किसके अंत में लगेगा, क्रिया के अंत में लगेगा। ठीक है। तो क्रिया के अंत में जो लगता है वो हो जाता है हमारा कृत प्रत्यय। अना है, आ है, आका है, आड़ी है, आऊ है, अनि है। आपको ये सब तो याद ही नहीं रखना, बस आपको पहचानना है। ठीक है। ये नहीं कि आप घर पे बैठ कर रट रहे हैं अना आ आका आड़ी आऊ अनि है ना। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से बस पहचानने के लिए सीखना है। ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो पहचानने के लिए ही आता है। ठीक है। तो हो जाएगा बाबू दृश्य प्लस अनीय, क्या हो जाएगा हमारा, दर्शनीय। खेल प्लस आड़ी, क्या हो जाएगा हमारा, खिलाड़ी। तो कृत प्रत्यय किसके लास्ट में लगेगा बाबू, क्रिया के लास्ट में, क्रिया के अंत में। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हमारा दृश्य, दृश्य जो है वो क्या है हमारा, क्रिया है। खेल, खेल क्या है हमारा, क्रिया। खेलना, खेल मतलब खेलना। दृश्य का मतलब हुआ क्या, देखना। आगे है तद्धित। संज्ञा और विशेषण के अंत में जो लगता है वो क्या है, तद्धित। तो तद्धित जो है वो किसके अंत में लगेगा, तो संज्ञा और विशेषण के अंत में। किसके अंत में, संज्ञा और विशेषण के अंत में। जैसे मुख जो है संज्ञा हो गया, कोई व्यक्ति कैसा है तो बुद्धिमान है, ये हो गया, सॉरी बुद्धिमत, मतलब जिसके पास बुद्धि है, संज्ञा। ये क्या हो गया, विशेषण। बुद्धिमता अगर बोलते हैं तो होता विशेषण, है ना, डोंट बी कंफ्यूज। अगर कहते हैं बुद्धिमता, ठीक है, तो कोई आदमी क्या है, बुद्धिमत, विशेषण हो गया, गलत लिखा गया। अब बुद्धिमता क्या हो गया, संज्ञा। तो मुख में लगा दिए ईक तो क्या बन गया, मौखिक। बुद्धिमत में लगा दिए था, क्या बन गया, बुद्धिमता। लघु में लगाएंगे त्वत, क्या बनेगा, लघुत्व। पागल में लगाएंगे पन, क्या बनेगा, पागलपन। भला में लगाएंगे आई, क्या बनेगा, भलाई। तो यहाँ देखिएगा तद्धित प्रत्यय हमारा किसका किसके लास्ट में लगता है, तो संज्ञा और विशेषण के लास्ट में। ठीक है, संज्ञा और विशेषण के लास्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब हमको पहचानने के लिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे अब आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो आप वो देखिए, आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, ये आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जैसे पूछेगा कड़वाहट, ठीक है, आपसे जैसे परीक्षा में पूछा क्या, कड़वाहट, भाई कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय पहचानने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आपको यही काम देगा। ठीक है। तो प्रत्यय पहचानने के लिए आप उल्टा चलिएगा। ठीक। तो कड़वाहट तो होगा क्या कि जहां भी स्वर आएगा वहां आपको रुक जाना है। ठीक, चलिए पीछे से, जहां आपको स्वर आएगा वहां आपको रुकना है। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे कड़वाहट है तो आप लिखिएगा यहाँ पर से ट, फिर लिखिएगा हा, फिर लिखिएगा यहाँ क्या, आकर। तो कड़वाहट में क्या है, आहट प्रत्यय। कड़वाहट में बाबू हमारा हो गया कौन सा प्रत्यय, आहट प्रत्यय। आगे हम चलेंगे, कड़वाहट में हो गया आहट प्रत्यय। इसी प्रकार से कहेंगे मुस्कुराहट, इसमें भी आप क्या कहिएगा, आहट प्रत्यय। फिर देखिए एक दूसरा आपसे पूछते हैं हम, सन्नाटा, सन्नाटा,
तो यहाँ से आप चलिएगा टा, और इसके आगे क्या है तो आ है, तो आप कहिएगा सन्नाटा में क्या है आटा, है ना, ये आप कहिएगा। फिर उसके बाद आगे है भुलक्कड़। भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ देखिए भुलक्कड़ है ना, तो यहाँ लिखेंगे र क अध क, और यहाँ ला के बाद क्या है तो आ है छुपा हुआ, भुलक्कड़ में अक्कड़, है ना। अब आप लोग क्या है ना कि आप लोग पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में आप लोग प्रत्यय पढ़े थे, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जहाँ पर एल्केन था वहाँ आप लास्ट में एन लगाते थे, है ना, एल्कीन था तो वहाँ इन लगाते थे, एल्काइन है तो आप आइन लगाते हैं, है ना। इस प्रकार से आप केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, जो 10th और 12th, 10th 11 और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ही है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं प्रत्यय में, ठीक है। तो आहट है, आटा है, सन्नाटा है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेंगे हम कि पशुता में कौन सा प्रत्यय, तो पशु है, पशु के बाद क्या है ता, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा ता प्रत्यय हो जाएगा। आई होप आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग समास। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू क्या समास। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू समास, ठीक है। समास को अब हम लोग क्या करेंगे समझेंगे कि समास है क्या, ठीक। समास, समास क्या होता है तो दो या अधिक पदों का आपस में मिलना क्या कहलाता है समास। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा पदों का मेल, अगर आपसे पूछा जाएगा पदों का मेल तो आप कहिएगा समास, और अगर आपसे पूछा जाएगा वर्णों का मेल तो आप क्या कहिएगा संधि। ये आपसे एग्जाम में आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पदों का समूह, ठीक है, तो आपको बोलना है पदबंध। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछेगा पदों का मेल तो आप कहिएगा समास है पदों का मेल, वर्णों का मेल तो हो गया संधि, अगर पूछेगा आपसे पदों का समूह तो आप क्या कहिएगा पदबंध, क्या कहिएगा पदबंध। और इस प्रकार बने शब्द को समासिक पद। चलिए हम इस चीज को समझेंगे बहुत आसानी से, देखिएगा कि है क्या। जैसे एक शब्द लिखते हैं हम यहाँ पे अनुरूप को ही ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है अनुरूप, तो यहाँ पर क्या है रूप के अनुसार, तीन पद था, तीनों को मिलाया तो एक शब्द क्या बना अनुरूप। ये जो शब्द बना इसको बोलेंगे समासिक पद, इसको क्या बोला जाएगा समासिक पद बोला जाएगा। और समासिक विग्रह, विग्रह मतलब क्या हुआ टूटा हुआ, विग्रह मतलब क्या हुआ टूटा हुआ, मेनली इसका मतलब यही हुआ ना टूटा हुआ। तो कहा गया समासिक पद क्या होता है, तो समासिक पद समासिक विग्रह। तो जब समासिक पद को अपने विभक्ति के साथ, किसके साथ विभक्ति के साथ अपने मूल रूप में लिखते हैं तब कहलाता है समासिक विग्रह। समझिए आराम से, क्या किया गया कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाया तो एक पद बना, उस पद को कहा गया समासिक पद। तब विद्यालय है, निर्जन है, अनुरूप है, ये सब हमारा क्या है समासिक पद। जबकि ये जो टूटा हुआ ये जो रूप आपके सामने है यही कहलाता है समासिक विग्रह। क्या कहलाता है बाबू समासिक विग्रह कहलाता है। जैसे विद्यालय का विद्या के लिए आलय, निर्जन का जनों का अनुभाव अभाव, है ना, अनुरूप मतलब रूप के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा समासिक पद और वो समासिक विग्रह। आगे हम चलेंगे समास के प्रकार। तो मुख्य रूप से समास के कितने प्रकार है तो 4 प्रकार। मुख्य रूप से समास के कितने प्रकार हो गए बाबू तो 4। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ठीक। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और फिर द्वंद्व समास, ये हुआ हमारा समास का 4 भेद। यहाँ से देखिए एक चीज है, यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो हमारा तत्पुरुष समास है इससे 2 गो समास निकला है, एक निकला है कर्मधारय,
दूसरा निकला है द्विगु। एक क्या निकला है कर्मधारय, दूसरा निकला है क्या तो द्विगु। अब बताइए कितना हुआ, 4 यहाँ हो गया, 5वां यहाँ हो गया और 6ठा यहाँ हो गया। इस प्रकार से आप देखिएगा तो समास के कुल कितने भेद है 6, मुख्य रूप से 4 और कुल कितना हो गया 6 भेद। तो समास का मुख्यतः 4 भेद है और कुल कितना भेद है 6 भेद है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, उसके बाद फिर हो गया हमारा द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इस तरीके से आपके सामने हो जाते हैं 6 प्रकार के कुल समास। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। पहला देखेंगे बाबू अब हम अव्ययी भाव समास, ये क्या होता है अव्ययी भाव समास। अभी जो आपको उपसर्ग पढ़ाया गया इसीलिए पढ़ाया गया, आप अगर उपसर्ग जानिएगा तभी आप अव्ययी भाव समास लगा पाइएगा, नहीं तो आप अव्ययी भाव समास आप लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा पाइएगा। ठीक है, तो देखिए अव्ययी भाव समास क्या है। इस समास का पहला पद क्या होता है प्रधान। पहला पद प्रधान का मतलब होता है कि आगे वाला पहला जो पद है उसी के ऊपर पूरा जो शब्द है उसका जो अर्थ है मीनिंग है वो निर्भर कर रहा है। अगर आगे वाले पद को हटा दिया जाए तो उसका मीनिंग कुछ और ही हो जाएगा, है ना। इसका पहला पद उपसर्ग होता है, उपसर्ग के स्थान पर अव्यय भी लिखा हुआ हो सकता है ना। अव्यय भाव समास का पहला पद उपसर्ग या तो अव्यय होता है। अव्यय वो है जो अपना रूपांतरण नहीं करे, जो अपना रूपांतरण नहीं करता है, जो अपना रूप कभी भी बदलता नहीं है, वही है हमारा अव्यय। जैसे देखिए जन्म के पहले कौन सा उपसर्ग लगा है आप कहिएगा आ। यथाशक्ति में शक्ति के पहले यथा उपसर्ग, प्रतिदिन में दिन के पहले प्रति उपसर्ग, अनुरूप में रूप के पहले कौन सा उपसर्ग तो अनु उपसर्ग, और निर्जन में निर उपसर्ग है ना, निर। कोई बच्चा नी नहीं सोचेगा, निर उपसर्ग है, ठीक है निर उपसर्ग। तो देखिए पहला पद उपसर्ग है ना, तो पहला पद जब उपसर्ग है तो ये क्या कहलाएगा अव्ययी भाव। साथ ही साथ उपसर्ग है या अव्यय है एक ही चीज है। ठीक है, यथाशक्ति का तो ये इधर वाला जितना देख रहे हैं आज जन्म है, यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, अनुरूप है, निर्जन है, ये सब हमारा क्या कहलाएगा सामासिक पद। क्या कहलाएगा समासिक पद। आई जो टूटा फूटा रूप है सबका टूटा फूटा रूप है ना, जैसे हम लिख दिए हैं आज जन्म को लिखे हैं जन्म से लेकर, आज जन्म को हमने क्या लिखा तो आज जन्म को हमने लिख दिया भाई जन्म से लेकर, यथाशक्ति को लिखा शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन को लिखा दिन दिन, अनुरूप को लिखा रूप के योग्य, निर्जन का लिखा जनों का भाव। ये सब हमारा क्या है तो ये सब हमारा समासिक विग्रह है। क्या है तो समासिक विग्रह। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है देखिएगा, यहाँ दिन दिन आया है कि नहीं, यहाँ एक शब्द अपने आप को दोहराया है, दोहराया ना, तो होता है क्या कि द्विरुक्ति के अर्थ में, द्विरुक्ति के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है तो द्विरुक्ति के अर्थ में, द्विरुक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, द्विरुक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज है कि आप अगर पढ़ते पढ़ते अगर आप लिख भी रहे हैं, होता है क्या कि आपको पैनल आपको पीडीएफ तो मिलेगा, लेकिन आप अगर बोलते समय अगर आप ये सारा चीज अगर आप लिखते जा रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो द्विरुक्ति के अर्थ में कौन सा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, द्विरुक्ति मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, किसी चीज को क्या करना दोहराना। जैसे यहाँ देखिए दिन आया एक बार, फिर दिन आया 2 बार, अपने आप को दोहराया ना, तो जब भी कोई शब्द अपने आप को दोहरा रहा है तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का जो सॉरी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब आगे का अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद क्या हो उपसर्ग हो, पहला पद क्या हो प्रधान हो, पहला पद क्या हो तो हमारा अव्यय हो, यही कहेंगे ना। अगर आपको हम कहें कि भाई बताओ अव्ययी भाव के बारे में आपने क्या पढ़ा, तो आप यही कहिएगा कि अव्ययी भाव समास है
इसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई जिसका पहला पद क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा, है ना। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा या अव्यय रहेगा, क्या रहेगा, अव्यय, उपसर्ग रहेगा, अव्यय रहेगा, या पहला पद क्या रहेगा, प्रधान। अगर आपसे परिभाषा पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, आप आराम से लगा दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ लिया अव्ययी भाव समास। बाकी का समास जो है हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आज जुड़ने के लिए थैंक यू।